नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सिद्धार्थ लाटा आपकी अपने इस ऑनलाइन क्लास में 10वीं क्लास के लिए हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। 10वीं क्लास की जो हिंदी की हम बात करें तो इसमें जो व्याकरण का जो पार्ट जो है, उस व्याकरण में एक टॉपिक लगाया गया आपके 2 नंबर का क्रिया। इसका जो वेटेज जो है वो 2 अंक है, अर्थात क्रिया से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है। और ग्रामर की व्याकरण की दृष्टि से भी हम देखें तो क्रिया ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है, ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको न केवल स्कूल स्तर पर बल्कि कॉलेज और कॉम्पिटिटिव क्लासेस में भी आपके महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो हम उस क्रिया को पढ़ें उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शब्द जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। शब्दों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। मैं थोड़ा सा पीछे से प्रारंभ कर रहा हूं, इस बात को क्रिया पढ़ने से पीछे से प्रारंभ कर रहा हूं। ये जो विकारी और अविकारी जो शब्द जो हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 विकारी शब्द होते हैं, 4 प्रकार के। और इसी प्रकार से अविकारी, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और विस्मय बोधक। ये 4 ये और ये 4 ये 8 प्रकार के जो शब्द हैं, ये शब्द वाक्य में प्रयोग होकर के पद कहलाते हैं। और इनको हम विकारी और अविकारी 2 प्रकार के भागों में बांटते हैं। और ये 8 में मिला करके 8 जो है, इनको अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिनको हम किसी न किसी रूप में अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में इन पदों को हम पढ़ते रहते हैं। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण पदों में से आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण पद, वो पढ़ने जा रहे हैं हम क्रिया। क्रिया की हम बात ध्यान करें तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। देखिए, क्रिया की परिभाषा आपको मेरे साथ साथ में सुनने मात्र से आपको याद हो जाए, मैं इस तरह से आपको याद करा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, रोना आदि। ये जो शब्द हैं ये हमें किसी न किसी रूप से क्रिया का बोध कराते हैं।
अब हम इन शब्दों को देखें, ये क्रिया शब्द हमने 3 लिए यहाँ पर, इन तीनों शब्दों में हम देखें तो हमें शब्द के अंत में ना प्रत्यय जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये खाना, पीना, रोना, धोना, खेलना, कूदना, पढ़ना, सब में ना प्रत्यय लगा हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस ना प्रत्यय से हमें ये पहचान हो रही है कि ये क्रिया शब्द है। पहचान किससे हो रही है? इस ना प्रत्यय से। अब यहां पर हम अगर ये ध्यान करें, अगर ये ना प्रत्यय हम हटा दें, इन शब्दों में से ना प्रत्यय हम हटा दें तो क्रिया का हमें मूल रूप प्राप्त होता है। क्रिया का मूल रूप प्राप्त होता है जिसे हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि धातु किसे कहते हैं, तो हमारे ध्यान में आना चाहिए क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। और ये धातु जो है, जैसे संस्कृत में पढ़ते ना, पठ धातु, लिख धातु, अर्थात उनमें ना नहीं लगा हुआ, अर्थात ना प्रत्यय हटाने से, अर्थात ना प्रत्यय हटाने पर धातु रूप प्राप्त होता है। प्राप्त होता है और ना प्रत्यय साथ में जोड़ दिया जाता है तो क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त होता है। ये जो खाना, पीना, रोना आदि ये है, ये सब क्रिया के सामान्य रूप होते हैं। और ना प्रत्यय का धातु, पी धातु, रुद्ध धातु, ये जो है पठ धातु, लिखना, लिख धातु, ठीक है ना। तो अर्थात ना प्रत्यय हटाने पर क्रिया का जो सामान्य जो मूल रूप प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। और ना प्रत्यय लगाने से हमें जो प्रत्यय जो रूप प्राप्त होता है उसे हम क्रिया का सामान्य रूप कहते हैं। ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त होता है। ये बात आप सबके ध्यान में आ जानी चाहिए कि पहली बात तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है वह है क्रिया कहलाता है। और ये जो है वो क्रिया रूप है, ना लगा हुआ है, क्रिया का रूप है ये क्रिया का। और ना प्रत्यय हम हटा देंगे तो धातु रूप बन जाएगा। कई बार ये पूछ लिया था सामान्य रूप क्या है, तो ना प्रत्यय जोड़ करके जो हम प्रयोग कर रहे हैं ये क्रिया रूप जो है वही क्रिया का सामान्य रूप है। अब हम ये ध्यान करें तो मैं हटा रहा हूं एक बार, तो आप उनको अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लेंगे, स्क्रीन शॉट ले लें अपने मोबाइल से ताकि आपके ध्यान में आ जाए। अब हम यहां पर ध्यान करें, वाक्य जो होता है, वाक्य की जो प्रमुख जो बात हम ध्यान करें तो वाक्य में क्रिया का महत्वपूर्ण रोल होता है। दो महत्वपूर्ण वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। हम ये पढ़ेंगे वाक्य में। तो एक तो कर्ता, एक क्रिया, कर्ता और क्रिया, ये दो महत्वपूर्ण वाक्य के अंग हैं।
अर्थात इन दोनों के बिना हम यूं कह दें तो वाक्य संभव नहीं है। तो कर्ता की भी आवश्यकता होती है, क्रिया की भी आवश्यकता होती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो अंग आता है वो होता है कर्म। वाक्य में देखिए जो सेंटेंस जो होते हैं उनमें पहले क्रिया, पहले कर्म और बाद में अंत में क्रिया आती है। जबकि हम दूसरी भाषाओं में हम देखें, अंग्रेजी में देखें तो पहले क्रिया आती है और बाद में कर्म आता है, तो क्रिया कर्म हो जाता है। जबकि हिंदी में पहले कर्म होता है और बाद में क्रिया। तो क्रिया का महत्वपूर्ण रोल है वो वाक्य निर्माण में होता है। अब क्रिया को हम देखें तो इस कर्म की स्थिति के आधार पर क्रिया को दो भागों में हम विभाजित करते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में विभाजित करते हैं। क्रिया के दो मुख्य रूप हम देखते हैं, पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। तो कर्म के आधार पर मैं यहां पे लिख रहा हूं, कर्म के आधार पर। आधार में क्या माना है? कर्म माना है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो रूप होते हैं, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक की हम बात ध्यान करें, जैसे इसको हम पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, सकर्म अर्थात जिसमें कर्म साथ में हो, ऐसी जो क्रिया वो क्या कहलाती है? सकर्मक। अकर्म अर्थात जिसमें कर्म नहीं हो, वो क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक। सकर्म अर्थात कर्म के सहित। शब्दों को तोड़ करके हम उनका अर्थ समझ लें तो बड़ी आसानी रहती है कि हम किस प्रकार से इसको समझ। सकर्म अर्थात जिसमें कर्म साथ में हो वो सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक क्रिया। परीक्षा की दृष्टि से या लिखने की दृष्टि से हम देखें तो इसमें कह दिया जाता है जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता हो वो सकर्मक होती है, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो वो अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन वास्तव में जो हम सामान्य अर्थ लगा लें कि जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक है, जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक है। तो इसको हम पहले ही ध्यान करें, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा अकर्मक। तो परिभाषा ये ध्यान देंगे, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म के स्थान पर क्या कर लेंगे? कर्ता पर पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये सामान्य तौर पर परिभाषा लिखने की दृष्टि से आपको समझनी है। बाकी आपको समझने के लिए जो महत्वपूर्ण बात ध्यान करने की है, जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक है और जिसमें कर्म नहीं होता है वो
अकर्मक है। अब हम कैसे पता लगाएं कि इस वाक्य में कर्म है या नहीं है? इस बात को पता लगाने के लिए एक सामान्य सी ट्रिक जो है वो हम ध्यान करते हैं। इससे पहले आपने विभक्ति चिन्ह पढ़े, कर्ता ने, कर्म को, ये पढ़े ना, कर्ण से, इस तरह से आपने विभक्ति चिन्ह पढ़े हैं। इन विभक्ति चिन्हों के माध्यम से हम बड़े सरल तरीके से वाक्य में कौन सा अंग है वो हम पता लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? ने, किसने। अगर हम वाक्य में कर्ता का पता लगाएंगे, कर्ता, वाक्य में कर्ता कौन है, तो उसमें हम किसने शब्द से प्रश्न करते हैं, क्रिया से। जैसे राम ने रावण को मारा, किसने मारा? राम ने। तो कर्ता, वाक्य में कर्ता कौन हो गया? राम हो गया। इस तरह से कर्म का पता लगाना हो, हमें तो क्रिया में कर्म का पता लगाना है, तो कर्म के लिए चिन्ह क्या है? को और किसको या किसे, इस तरह से है। तो को, तो इसमें हम प्रश्न करेंगे किसको या किसे। सॉरी, किसे और क्या, ये दोनों तो एक ही है प्रश्न, और ये दोनों तो किसने, किसे अथवा क्या, ये दो प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों के माध्यम से हम प्रश्न करते हैं, तो जो जवाब प्राप्त होता है वो कर्म होता है। दो प्रश्न, एक और दो, ये दो प्रश्न शब्द हैं। इन दोनों प्रश्न शब्दों से के माध्यम से हम कर्म का पता लगाते हैं। देखिए उदाहरण तौर पे, राम पुस्तक पढ़ता है। यहां पर हमने क्रिया के साथ में प्रश्न किया, क्या पढ़ता है? तो जवाब जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? कर्म होता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक शब्द जो है वो क्या हो गया? कर्म हो गया। गुरुजी बालकों को पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? बालकों को, छात्रों को। तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया। तो जो जवाब हमें प्राप्त हुआ, ये दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों के माध्यम से हमें कर्म का पता लगाते हैं। दो प्रश्न शब्द हैं, किसे या किसको, तो एक ही बात है। तो और क्या, पहला प्रश्न किसे या किसको के, दूसरा क्या। इन दोनों प्रश्नों का यदि हमें जवाब प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक होती है। दोनों में से एक का भी प्राप्त हो गया तो क्रिया सकर्मक, और अगर दोनों का ही जवाब प्राप्त नहीं होगा तो क्रिया अकर्मक होती है। तो यहां पर हम सकर्मक और अकर्मक की पहचान हमने इन प्रश्नों के माध्यम से की है। तो हम यहां पर ध्यान कर रहे हैं, मैं यहां पर कुछ ट्रिक आपको यहां पर लिख रहा हूं जिनको आपको समझने की आवश्यकता है। तो पहली बात तो क्या, किसे अथवा किसको। किसे किसको एक ही बात है, इन दोनों प्रश्नों, ये दोनों प्रश्न शब्द एक ही है। इन दोनों प्रश्नों से, इनमें से
यदि किसी प्रश्न का जवाब प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक होती है। पहली बात, क्या किसे अथवा किसको, इन दोनों प्रश्नों में से अगर किसी भी प्रश्न का जवाब प्राप्त हो जाता है तो क्रिया सकर्मक। अब दूसरी बात है, फिर सकर्मक क्रिया के दो भेद माने रहते हैं। दो भेद कौन से होते हैं? अगर दोनों प्रश्नों के जवाब होते हैं, यदि दोनों प्रश्नों के जवाब मिले तो क्रिया द्विकर्मक होती है। ये दो प्रश्न हैं, अगर दोनों के जवाब प्राप्त हो रहे हैं तो क्रिया द्विकर्मक होती है। कैसे? महेश सुरेश को हिंदी पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? हिंदी। किसको पढ़ाता है? सुरेश को पढ़ाता है, अथवा किसे पढ़ाता है, ठीक है ना? किसे पढ़ाता है? सुरेश को। तो इन दो प्रश्नों के जवाब प्राप्त हो रहे हैं, दोनों के जवाब मिल गए, तो इसका मतलब क्रिया क्या है? द्विकर्मक। सकर्मक तो है लेकिन द्विकर्मक है, अर्थात जब एक कर्म होता तो एक कर्मक और दो कर्म होते तो द्विकर्मक। इसका मतलब दोनों में से एक का ही जवाब प्राप्त होता तो क्रिया एक कर्मक होती, दोनों प्रश्नों में जवाब मिल रहे तो क्रिया द्विकर्मक। उदाहरण आपने लिख लिया, महेश सुरेश को हिंदी पढ़ाता है। इसी तरह से हम ध्यान करें, अगर दोनों में से एक प्रश्न का जवाब प्राप्त होता है, यदि दोनों में से एक ही प्रश्न का जवाब मिले तो एक कर्मक क्रिया होती है। दोनों में से एक ही कर्म है, दोनों में से एक ही जवाब प्राप्त हो रहा है तो एक कर्म, और दोनों का ही जवाब प्राप्त नहीं हो तो क्रिया अकर्मक। और यदि दोनों ही प्रश्नों के जवाब प्रश्नों से जवाब प्राप्त न हो तो अकर्मक क्रिया होती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको आप ध्यान देंगे। पहला पॉइंट, क्या और किसे, इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का जवाब प्राप्त होता है तो सकर्मक क्रिया अवश्य है। दोनों का जवाब प्राप्त होता तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से एक का भी जवाब प्राप्त हो गया तो क्रिया सकर्मक। दोनों प्रश्नों में जवाब मिलते हैं तो द्विकर्मक, और एक का मिलता है तो एक कर्मक, और दोनों के जवाब प्राप्त नहीं हो रहे तो क्रिया अकर्मक होती है। एक और ध्यान दें, अकर्मक के लिए एक स्थिति और होती है जिसको हम यहां पर समझते हैं। देखिए, अकर्मक क्रिया है, इसमें हमने ध्यान किया जिसमें क्रिया का प्रभाव
कर्म पे न पढ़ के कर्ता में पड़ता है। ये तो हम सामान्य तौर पे याद रखने के लिए तो परिभाषा लिख देते हैं, लेकिन समझने के लिए ध्यान करने की बात है कि जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक होता है। उदाहरण तौर पे मैं यहाँ पे कह दूं कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। अब ये वाक्य अगर हम ये कहें तो ये अकर्मक क्रिया है। क्यों है? इसमें हम दोनों प्रश्नों का जवाब बनाकर दोनों प्रश्नों का जवाब प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्या जाता है तो क्या से प्रश्न बनेगा क्या? तो प्रश्न नहीं बनता है, तो पहली बात तो वैसे हो गया। किसको जाता है, किसे जाता है, इस तरह से इन दोनों ही प्रश्न शब्दों से इस प्रश्न का निर्माण ही नहीं हो रहा, तो जवाब कैसे प्राप्त होगा? इसलिए क्या है? अकर्मक क्रिया है। बल्कि इसमें प्रश्न क्या बनता है? कहां जाता है। और कहां शब्द जो है वो अधिकरण का है, तो आधार और अधिकरण होता है, तो ये बाजार शब्द इसमें कर्म न होकर के अधिकरण है, तो ये अकर्मक क्रिया है। और वैसे भी हम देखें गत्यर्थक धातु है वो प्राय अकर्मक होती है, ध्यान करें। तो अकर्मक के लिए पहली बात तो क्या और किसे, इन दोनों प्रश्नों के जवाब प्राप्त नहीं होते। पहली स्थिति तो क्या, किसे अथवा किसको, इन दोनों प्रश्नों से, इन दोनों प्रश्नों से जवाब नहीं बनता है। दूसरी स्थिति अकर्मक की जो है, यदि कई बार स्थिति ये भी होती है कि क्या का जवाब तो प्राप्त हो जाता है, तो क्या और कौन, क्या और कौन प्रश्नों का जवाब एक ही हो तो क्रिया अकर्मक होती है। इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण नियम है जिसको आप समझने का प्रयास करिए। कई बार हमें क्या का जवाब प्राप्त हो जाता है और हम क्या का जवाब प्राप्त करते हैं इसको सकर्मक समझ लेते हैं, लेकिन जब क्या का जवाब हमें प्राप्त हो रहा है, क्या से प्रश्न बन रहा है, तो हमें क्या के साथ में कौन से और प्रश्न करके देखना चाहिए। कहीं क्या और कौन दोनों का जवाब अगर एक ही हो जाता है तो क्रिया अकर्मक हो जाती है, हम इसे सकर्मक समझ बैठते हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने आता है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? पक्षी। कौन उड़ते हैं? पक्षी। ध्यान करें, दोनों का जवाब यदि एक ही शब्द बन जाता है उस स्थिति में क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण पहचान है जिसको ध्यान, क्या से जवाब प्राप्त होने, बहुत से विद्वान, बहुत से साथी मेरे हैं, वो केवल बच्चों को ये तो बता देते हैं कि क्या से जवाब प्राप्त होता है वही कर्म होता है, लेकिन साथ में ये नहीं बताते कि क्या से जवाब प्राप्त होने पर कई बार जो क्या से जवाब प्राप्त हुआ है वो कई बार कर्ता भी हो सकता है। उस स्थिति में ये गलत होता है। ये बहुत बार ये उदाहरण परीक्षा में पूछ लिया जाता है, मछली तालाब में तैरती है, पतंग आकाश में उड़ती है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। ये इस तरह के उदाहरण देकर के ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके पूछने का मुख्य कारण यही है कि वहां क्रिया अकर्मक है और हम उसे सकर्मक समझने की भूल कर बैठते हैं। ठीक है, तो सकर्मक और अकर्मक की पहचान हमने ध्यान की है कि जिसे क्या और किसे अथवा किसको, ये दो प्रश्न शब्द जो महत्वपूर्ण है, इनके माध्यम से हम क्रिया का पता लगाते हैं। क्या इन दोनों प्रश्नों का अगर जवाब प्राप्त होता है वाक्य में, तो हमें क्रिया को
द्विकर्मक समझना चाहिए। और अगर दोनों में से एक का जवाब प्राप्त हो रहा है तो क्रिया एक कर्मक होती है, और अगर एक का जवाब प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्रिया अकर्मक है। और अकर्मक के लिए दूसरी कंडीशन हमने जान की है कि क्या और कौन, इन दोनों प्रश्नों का जवाब अगर एक होता है तो क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। तो आज हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया के दो भेद पढ़े हैं और इन दोनों की पहचान पढ़ी है और इनकी परिभाषाएं ध्यान की है। तो ये हमें ध्यान करने की आवश्यकता है। अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें क्रिया के जो अन्य रूप हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।